फ्रेंड्स वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग 2022 जुलाई सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अभी फिजिकल का सीरीज चल रहा है, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्सड विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन से मिक्स किया, एंड इट इज़ फाउंड दैट 20 लीटर ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, द वॉल्यूम ऑफ अनयूज नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी। तो देखो, सबसे पहला चीज़, जब भी आप रिएक्शन लिखते हो तो आप उस पर मोल्स के टर्म में चीज़ों को अप्लाई करते हो, इसीलिए इसका नाम ही होता है मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो करना क्या है, कभी भी ऐसा है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप इसको मन में मोल एज्यूम कर लो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा देखो, गैस के लिए पी वी इजकल टू एन आर टी जब आप अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी जो चीज़ मोल्स की होगी वही चीज़ वॉल्यूम की होगी। मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको केमिस्ट्री में एक डेडिकेटेड टॉपिक में रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गैस यूडियोमेट्री। ओके, तो आपको मन में इसको मोल्स एज्यूम करके सारी कैलकुलेशन करनी है। तो जो भी अमोनिया के आप इसको मोल एज्यूम करके मोल्स निकालोगे वही एक्चुअल में अमोनिया का वॉल्यूम होगा। तो यही की कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, गैस यूडियोमेट्री में ये कराया जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने ये लिख दिया, एक्सेस में हाइड्रोजन लिखा हुआ था, इसीलिए हाइड्रोजन के नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इररिलेवेंट है। अच्छा, यहाँ पे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ अनयूज नाइट्रोजन। ओके, तो 20 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने हाइड्रोजन कह दिया कि इसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया, ऐसा नहीं है। कह रहा है 56 लीटर नाइट्रोजन और उससे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है वो 20 लीटर। तो लेट स्टार्ट, 56 है, ठीक है। अब मान लो कि इस नाइट्रोजन में से x मोल्स रिएक्ट कर जाएं, तो देखो बता रहा है बैलेंस इक्वेशन कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल प्रोड्यूस होगा। तो अगर x मोल रिएक्ट करेगा तो ये बच जाएगा 56 माइनस एक्स, और 1 से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो x से ये 2x प्रोड्यूस होगा, और हमें अमोनिया का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैंने 2x को 20 के इक्वल किया तो x निकल आ गया। अब ये जो अनयूज नाइट्रोजन है वो इतना है, यही तो फाइनल रह गया हमारे पास, ये इनिशियल था, ये फाइनल है। बस इसमें x को पुट कर दो एंड विल गेट 46, और ये जो होगा 46 लीटर्स। ऑल्दो हमने वॉल्यूम पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है, बट मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पे जो भी आ रहा है, ठीक है ना, वो हमारे लिए वॉल्यूम होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था इसका। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट लीव्स was dissolved in water to make 2 liter solution of Mg of concentration 48 ppm। देखो ये ppm आ रहा है, इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें ये बहुत बार आया है, तो जब भी आता है तो मैं एक लाइन तो ज़रूर बोल देता हूँ कि देखो ppm का मतलब है कि 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम, सोल्यूशन कह लो या सॉल्वेंट, क्योंकि ppm जनरली यूज़ किया जाता है जब बहुत ही एक्स्ट्रा डाइल्यूट सोल्यूशन हो, इसीलिए सोल्यूट इरेलेवेंट होता है। तो जो भी सोल्यूशन का डिटेल होता है वो एक्चुअल में सॉल्वेंट का डिटेल होता है। तो सोल्यूशन या सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट, यही होता है कि भाई 10⁻⁶ ग्राम अगर हम सोल्यूशन या सॉल्वेंट लें तो उसमें कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, यही होता है ppm। तो अगर ये 48 दिया हुआ है, इसका मतलब 10⁻⁶ ग्राम में 48 ग्राम mg प्रेजेंट है। 2 लीटर अगर हम ले रहे हैं ना, तो जो भी सोल्यूशन है अगर उसका 10⁻⁶ ग्राम लें तो उसमें हमें 48 ग्राम mg मिलेगा, यही बताता है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ mg इन दिस सोल्यूशन इज दिस मच एटम, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस सोल्यूशन में mg के एटम्स निकालने। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम इस डेटा को यूज़ करके ये पता करेंगे कि 2 लीटर्स में कितने ग्राम mg हैं, ठीक है। तो डेटा हमारे पास है 10⁻⁶ ग्राम में 48 ग्राम है, तो 2 लीटर है ये, तो पहले तो 2 लीटर को आप वजन में कन्वर्ट करो, यानी इसके ग्राम्स कितने होंगे। सिंस द सॉल्यूशन यहाँ पे कहीं हो सकता है डेंसिटी दे नहीं दिया है डेंसिटी, तो भाई डेंसिटी कभी भी एक्व सॉल्यूशन हो तो उसकी 1 मान लेते हैं, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे ये होगा 2000 ml। तो इस हिसाब से क्योंकि डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वजन 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम्स। तो कहानी है कि 10⁻⁶ ग्राम में 48 ग्राम है, तो 2000 ग्राम में कितना ग्राम होगा, इससे हमें mg का मास निकलेगा, और उसको फिर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। तो प्लानिंग डन, लेट्स प्रोसीड। ये मैंने यहाँ पे करके रख दिया है ताकि कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह ना हो।
तो पहले वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे समझाया वो मैंने पहले समझा दिया है। ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम, किसका ग्राम भाई? तो ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो, सोल्यूशन कह लो, पहले ही मैंने बता दिया दोनों सेम है। अब H2O क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है इसलिए मैंने लिख दिया ये 2 लीटर है, तो 2000 ग्राम है, डेंसिटी 1 है, इसीलिए 2000 ग्राम है, जो मैंने वहाँ पे समझा भी दिया है। अब आ जाओ, स्टोरी क्या है। 10⁶ ग्राम H2 में 48 ग्राम Mg है, तो 2000 ग्राम में कितना होगा ये मैंने निकाल दिया। तो इसको मोल्स में आप कन्वर्ट करो तो मोल्स में इतना आ गया। कैसे भाई? तो आप कहोगे सर ये मास है और Mg का एटॉमिक मास 24 होता है, तो जो भी मास आया है इसको आप 24 से डिवाइड कर दो, ये मोल्स हो गया। अब इसी में फिर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने बस आपको समझा दिया है यहाँ तक। आप इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू इसने दे भी रखी है, इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, यू विल गेट द रिजल्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है व्हेन 800 ml ऑफ 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ बीकर, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, उसका वॉल्यूम आधा हो गया, ठीक है, एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड। तो देखो भाई ऐसा है, सॉल्यूशन पहले ऐसा था, ये है, इसका वॉल्यूम था 800 ml और इसमें 0.5 मोलर HNO3 है, यही दे रखा है। इसको जब आपने हीट किया तो पहले तो इसमें से 400 ग्राम 400 ml इवोपरेट हो गया, हाफ कह रहा है ना ये, हाँ, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, तो आधा हो गया वॉल्यूम, यानी अब इसका वॉल्यूम हो गया है 400 ml, और प्लस इसमें जो HNO3 है, ठीक है ना, HNO3 वो 11.5 ग्राम उसका इवोपरेट हो गया, यानी जितना था यहाँ पे HNO3, ये तो मोलैरिटी में दिया हुआ है, हम उसको मास में निकालेंगे, से यहाँ पे x ग्राम है फॉर द टाइम बिंग, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x माइनस 11.5 ग्राम, इतना हो गया। ये हमें एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे है द मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग HNO3 सॉल्यूशन इज, अब ये जो HNO3 सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी कितनी है ये हमसे पूछा गया है, यही पूरी प्लानिंग है। तो भाई मैं ऑलवेज कहता हूँ कि जो निकालना है, जैसे मोलैरिटी निकालना है ना, कभी भी आप मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला जरूर लिख लो, क्योंकि आधा चीज़ आपको सॉल्व कर देगा वो। तो ये होता है मोल्स HNO3 की मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ HNO3 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है क्योंकि मोस्टली यही होता है, तो इंटू 1000 करेंगे। अब यहाँ पे आप प्लान करके देखो कि आपको क्या दिया हुआ है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है 400 ml फाइनल में, तो मैं कहूँगा ठीक है, यानी 50% तो काम तो आपका हो गया, यानी मिला जुला के सिर्फ HNO3 अगर ये निकाल लिया तो आपका काम हो गया। और इसको भी निकालने के लिए आपको सिर्फ x चाहिए, अगर x निकाला तो इसका वजन आ जाएगा, और इसके जो मॉलिकुलर मास उससे डिवाइड करेंगे जो कि 63 होता है, इसने दे भी दिया है, उससे डिवाइड करेंगे तो इसका मोल्स आ जाएगा, जिसको यहाँ पुट करेंगे। नाउ वी आर डन विद द प्लानिंग, ठीक है। तो कहानी सबसे पहले यहाँ पे हम मोल्स निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन ये डिटेल्स था, तो मैंने मोल्स निकाला HNO3 का, कैसे? तो आप कहोगे कि सर वहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है, ये देखो बर्तन में मोलैरिटी 0.5 मोलर दिया हुआ है, तो मोलैरिटी होता है जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, तो यहाँ से मोल्स अगर मैं पूछूँ तो आप कहोगे सर वॉल्यूम इधर 1000 डिनोमिनेटर में, तो जो मोल्स आएगा, मोल्स वो आएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, वही मैंने किया है, मोलैरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम 800, ओरिजिनल सोल्यूशन का देख लो, मोलैरिटी 0.5 वॉल्यूम 800 बाई 1000, ये मोल्स हो गया। बस इतना मोल्स आ गया है, इससे मैंने मास निकाल दिया, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके इतना ओरिजिनल सोल्यूशन में मास आ गया, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई। अब फाइनल सोल्यूशन आते हैं, फाइनल सोल्यूशन का मास कितना होगा, तो 11.5 ग्राम कम हो चुका है, तो इसमें से 11.5 ग्राम मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, तो यही फॉर्मूला है, क्योंकि आपके पास मोल्स आ चुका है HNO3 का, अगर मैं लिख दूँ ये मास आ चुका है जो मैंने बताया, 13.7 को 63 से डिवाइड करोगे, ये मोल्स आ गया, तो ये मैंने किया, मोलैरिटी के लिए मोल्स पुट किया 13.7 डिवाइडेड बाई 63 बाई वॉल्यूम 400 ml इंटू 1000, वी हैव गॉट द रिजल्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन्स दिस मच ऑफ आयरन बाई मास, बाई Fe दिया हुआ है, इतना परसेंट है हीमोग्लोबिन में, द नंबर ऑफ Fe एटम इन 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन, सबसे इजी क्वेश्चन, आपको परसेंटेज दे दिया है, मास दे दिया है हीमोग्लोबिन का, तो पहले इसका आप इतना परसेंट निकालो, वो आयरन हो गया, फिर आयरन के एटॉमिक मास से डिवाइड करो, वो आयरन के मोल्स हो गए, और उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो वो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा करने के लिए तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वही पूरी कहानी कर दी। ये है मास ऑफ Fe। तो 3.3%, 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसका इतना, उसमें इतना परसेंट आयरन है, तो मैंने उसका इतना परसेंट निकाल दिया। फिर मोल्स निकालने के लिए इसको 56 से डिवाइड किया, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास से डिवाइड किया मास को, तो ये मास था, 56 से डिवाइड किया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैंने अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। वी हैव गॉट द रिजल्ट। भाई मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप कभी भी एग्ज़ाम में भी आप करो ना, तो अप्रोच आपका होना चाहिए कि यहीं पे मल्टीप्लाई मत करना शुरू करो, कैरी टिल लास्ट, एंड व्हेन यू विल रीच द लास्ट, ठीक है, देन ट्राई टू चेक इट आउट। ऑन मेनी ओकेजन्स वी हैव फाउंड दैट मेनी टर्म्स गेट कैंसल्ड आउट और एटलीस्ट गेट सिंप्लीफाइड। तो ये ऑलवेज एडवाइजेबल है, रेदर देन डूइंग द कैलकुलेशन इन द स्टार्टिंग, डू इट इन द लास्ट। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है 250 ग्राम सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज। देखो ये डी वी कन्फ्यूज़ करने के लिए कोई मतलब नहीं है। बाकी देखते हैं क्या ग्लूकोज के फॉर्मूले की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे मैं ऑलवेज़ ये सब चीज़ बायोमोलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। O6 कह रहे नहीं, वे देखते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो 250 ग्राम सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% कार्बन बाई वेट। भाई कार्बन तो इतना परसेंट दे दिया है इसका। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ नियरेस्ट टू। भाई सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या है, तो मैंने कहा ना जो भी चीज़ निकालना है पहले आप इसका फॉर्मूला निकाल लो, सो दैट आपको पता चल जाएगा। तो आपको ग्लूकोज सोल्यूशन की मोलैलिटी चाहिए, ठीक है, यस फॉर्मूला चाहिए होगा इसमें। तो देखो मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर ये ग्राम्स में हुआ देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 1000। तो प्लान करते हैं कि हमारे पास है क्या, वॉट वी आर हैविंग, कुछ तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास सोल्यूशन का मास है, यानी अभी हमारे पास कायदे से कुछ नहीं है। तो हमारा अप्रोच ये होगा कि हमें सबसे पहले इसका मोल्स निकालना है एंड मास निकालना है, दोनों चीज़। इसके मोल्स निकालने हैं एंड इसका मास निकालना है। तो मोल्स जो भी आएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और जो इसका मास आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन का है। इसमें से जब ग्लूकोज के मास को यानी सोल्यूट के मास को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सॉल्वेंट का मास मिलेगा, जो आपको यहाँ पे पुट करना है। यानी ग्लूकोज के आपको मोल्स और मास दोनों निकालना है। वो भी बहुत ईजी है, बहुत आसान, क्योंकि कार्बन का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। यानी आप इसका इतना परसेंट निकालोगे तो कार्बन एटम्स आ जाएंगे, और उस कार्बन एटम की एनालिसिस से हमारे पास ग्लूकोज का सारा डिटेल्स आ जाएगा, यानी इसके मोल्स आ जाएंगे, इसका मास आ जाएगा, एवरीथिंग। तो आ जाओ सबसे पहले कार्बन। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। तो देखो भाई स्टोरी, सबसे पहले मास ऑफ कार्बन जो मैंने कहा कि 250 का 10.8%, ये 27 आ गया है। अब ये रहा ग्लूकोज, इसका मैंने मोलर मास यहाँ लिख दिया पूरा डिटेल। तो मोलर मास 12 × 6 कार्बन के लिए, प्लस 12 हाइड्रोजन के लिए, प्लस 16 × 6 ऑक्सीजन के लिए, इन सभी का कंप्लीट सम जो हो गया ये हो गया 180। तो देखो ये है कार्बन वाला पार्ट, कार्बन का कंट्रीब्यूशन, और ये है ग्लूकोज का टोटल मास, तो इसी को रिलेट करना है। तो जब 72 ग्राम कार्बन है तो टोटल ग्लूकोज है 180 ग्राम। तो अगर 27 ग्राम कार्बन होगा तो ग्लूकोज कितना होगा, यहाँ से हमें ग्लूकोज का डायरेक्ट मास मिल जाएगा। तो यही मैंने यूनिटरी मेथड से किया। 72 ग्राम में 180 ग्राम ग्लूकोज है, 72 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 180 ग्राम ग्लूकोज में, तो 27 ग्राम कार्बन कितने ग्राम में प्रेजेंट होगा। तो पहले जैसे हम 1 का निकालते हैं, 180/72, और 27 के लिए 180/72 × 27, ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज का मास। तो मैंने लिख दिया मास ऑफ ग्लूकोज इतना है, तो इससे मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी पता चल गया। अब सोल्यूशन का 250 था, इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 250 माइनस दिस किया तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। बस मोल्स ऑफ ग्लूकोज को और इसको दोनों को यहाँ पुट कर दो। अगर किसी को ये भी कन्फ्यूज़न है कि मास से मोल्स कैसे निकाला, तो भाई सिंपली इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से। ग्लूकोज का मोलर मास ये 180 हमने यहाँ पे निकाला है, इससे मैंने इसको 180 से डिवाइड किया तो आ गया। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट 2.06। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब देखो कह रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 in a solution obtained by mixing 100 ml 0.1 molar H2SO4 with 50 ml 0.1 molar NaOH is।
तो देखो क्या है स्टोरी, पहले समझो कि देखो कभी भी एसिड और बेस को मिलाया जाए कहीं पे भी, चाहे आयनिक में मिलाया जाए या कहीं पे भी मिलाया जाए, तो ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दूसरा चीज़, इनका कभी भी एसिड बेस को मिलाओगे तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड ही जाएगा, एकदम तय आँख बंद करके। तो अगर एसिड और बेस को मिला रहे हैं, ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू गो फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन तो होना ही है, यानी पहले इसका रिएक्शन कराना है और पता करना है कौन बचेगा। अब सिंस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 पूछा है फाइनली, तो इसका मतलब बचेगा तो यही, यानी ये लिमिटिंग होगा, यही ख़त्म होगा। तो यही करो, पहले इन दोनों का रिएक्शन लिखो, फिर इसके मोल्स यहाँ से वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 करके मोल्स निकालो, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 करके इसके मोल्स निकालो, और फिर उसको हम रिएक्शन करा के पता करते हैं। तो देखो H2SO4 का मैंने वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 करके इसके मोल्स निकाले, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 करके इसके मोल्स निकाले, थोड़ा प्रॉपर लिख दिया 10 × 10⁻³ ताकि सब्ट्रैक्ट वगैरह करना आसान हो। ये रहा बैलेंस इक्वेशन, सभी को पता होगा। अब H2SO4 के जो मोल्स थे वो मैंने लिख दिए, NaOH के जो मोल्स थे वो मैंने लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इक्वेशन कह रहा है कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए हमें रिएक्शन में, तो इसका मतलब 5 × 10⁻³ के लिए कितना चाहिए होगा, 2.5। 2 के लिए 1 चाहिए तो 5 के लिए 2.5 चाहिए, यानी इसका चाहिए होगा इतने से रिएक्ट करने के लिए 2.5 × 10⁻³। तो जब रिएक्शन हो गया तो ये तो पूरा रिएक्ट कर गया, और इसका 2.5 रिएक्ट किया तो बच जाएगा 7.5 × 10⁻³ बाकी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है सिंस हमसे H2SO4 का डिटेल पूछा गया है। अब पूछा गया था कि नॉर्मेलिटी कितनी होगी H2SO4 की, तो भाई नॉर्मेलिटी निकालने के पहले हम मोलैरिटी निकाल देते हैं। हमारे पास मोल्स तो H2SO4 का आ ही चुका है, वॉल्यूम कितना होगा 100, 100 और ये 50, दोनों को मिलाया है हमने तो 150 है, तो ये रहा मैंने मोलैरिटी निकाल दिया, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml × 1000, इतना आ गया हमारे पास मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मैंने बताया, नॉर्मेलिटी जो होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ध्यान रखना। और किसी भी एसिड के लिए, कोई अगर एसिड है तो इसका n फैक्टर होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन में हट सकते हैं। अगर ऐसे ही बेस होता तो बेस के लिए n फैक्टर कितने OH एसिड के रिएक्शन में हट सकते हैं वो उनका n फैक्टर होता। तो कभी भी एसिड बेस रिएक्शन के लिए n फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ या OH- डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ एसिड और बेस। तो सिंस वी आर डीलिंग विद द H2SO4 और H2SO4 में दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, चेक कर लो, जब इसका रिएक्शन हमने बेस से कराया तो दोनों हट गया और ये Na2SO4 बन गया, तो इसीलिए इसका n फैक्टर 2 है, तो मैंने n फैक्टर 2 रख दिया। फाइनली वी हैव गॉट 0.1। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप मेरी जो स्टोइशियोमेट्री की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देखोगे तो आपको रिडॉक्स का सारे लेक्चर्स मैंने बना रखे। मैंने रिडॉक्स के तो कंप्लीट किए हुए हैं, बाकी अभी प्लानिंग में है कि मैं सारे थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से कराऊंगा और उसके वीडियोस बनाऊंगा। अभी राइट नाउ मैं PYQ को थोड़ा बैकलॉग हो गया है तो उसको ओके कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम एंगेजमेंट, तो मैं पहले उसको ओके कर रहा हूँ। और इस साल का मेरा कमिटमेंट है बाय नवंबर माई ऑल थियरी वीडियोज़ विल बी रेडी, और बहुत परफेक्ट टू द पॉइंट मैं बनाऊँगा उसको। और उसके बाद नवंबर के बाद भी कुछ प्लानिंग है जो डाउन द लाइन में आपसे शेयर करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई इसमें पहले ही मैंने मोलर मास लिख के रख लिया है क्योंकि इसके मोलर मास की ज़रूरत होगी। मोलर मास 6 कार्बन, यहाँ पे एक 7 कार्बन, बाकी यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये 3 हाइड्रोजन, ऐसे करके मैंने निकाला है। सेम यहाँ पे भी। शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि डेटा देखते ही याद आ गया मुझे। कह रहा 5 ग्राम टॉलुइन है, 5 ग्राम टॉलुइन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, ये बनाना है, और रिएक्शन की कंप्लीशन सिर्फ 92% है। तो पूछा है कितना अमाउंट बनेगा बेंजल्डिहाइड का, इसका मास पूछा है, ये कितना बनेगा। तो बहुत सिंपल है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। देखो दोनों के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही इसके मोल्स होंगे। अब सिंस कंप्लीशन 92% है तो इसके मोल्स निकालो, ठीक है, और उसका 92% कर दो, वही इसके एक्चुअल मोल्स हुए, और उसके बाद इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसका मास आ जाएगा। तो सिंपल एक लाइन की कैलकुलेशन। तो पहले इसका मोल्स, तो इसका मोल्स होगा इसका मास डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, ये आ गया इसका मोल्स, इतने ही मोल्स ये प्रोड्यूस होंगे, यानी ये भी 5/92 प्रोड्यूस हुआ। अब सिंस कंप्लीशन सिर्फ 92% है तो इसका मतलब इसका 92% हमें लेना होगा,
तो 92% लिया तो ये एक्चुअल में टोटल मोल्स हो गया, इनटू इसका मोलर मास मैंने कर दिया, ये रहा, तो ये मुझे मास मिल गया जो ये प्रोड्यूस होगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, आई हैव गॉट दिस, क्योंकि इसको 10⁻⁻2 में एक्सप्रेस करना था तो ऐसे लिखेंगे, इसीलिए 530 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। देखो अगले में ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहा है 1 मोल ईच ऑफ एक्स वाई विथ 0.05 मोल ऑफ जेड गिव्स कंपाउंड एक्स वाई जेड 3। कह रहा है कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका है 0.05 मोल, ठीक है, वो आपको ये दे रहा है। तो पूछ रहा है द यील्ड ऑफ XY3 इज़ ग्राम्स में कितना यील्ड होगा। तो पहले तो इसके मोल्स निकाल देते हैं, क्योंकि ये सारे डिटेल्स हमें मोल्स का दिया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यही लिमिटिंग होगा, तो इसी के बेसिस पे हम निकालेंगे। तो इसके 3 मोल से इसका 1 मोल है, तो 0.05 से कितना मोल्स होगा, तो 0.05/3 इतने मोल्स होंगे। तो मोल्स आ गए इनटू इसका मोलर मास, क्योंकि सभी का एटॉमिक मास दे रखा है, वो कर लेंगे। तो ये मैंने साइड में कर दिया है यहाँ पे, 0.05/3 इंटू उसका मोलर मास है 120, सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रही है 2 ग्राम्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहे हैं ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen, oxygen, this much gram of CO2, this much gram of H2O was produced. The percentage composition of oxygen in the compound. तो देखो मैं इसमें पहले आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीज़ थे, जो आपने इतना ग्राम लिया है ना, इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। ये खुद इसने कहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। कार्बन सारा का सारा गया CO2 में, कार्बन गया CO2 में, हाइड्रोजन सारा का सारा H2O में, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो ऑक्सीजन है वो इसमें गया, इसमें गया, प्लस बाहर से भी आपने जलाने के लिए ऑक्सीजन यूज़ किया, तो इसके बारे में कुछ नहीं, ये चीज़ है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस डेटा से, क्योंकि इसमें जितना कार्बन होगा वो एक्चुअल में कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, तो इसका कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के बराबर होगा। सिमिलरली इसका जो हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो इससे हमें कार्बन का मास पता चल जाएगा, हाइड्रोजन का मास पता चल जाएगा। तो इस टोटल में से कार्बन के मास को और हाइड्रोजन के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। यही हमारी प्लानिंग है, और फिर उसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसमें कितने हैं अभी करना बहुत आसान है। इसका मोलर मास निकालोगे तो ये आएगा 44, और उस 44 में कार्बन का कंट्रीब्यूशन होगा 12। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो इतने ग्राम में कितना ग्राम कार्बन होगा पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करो, इसका मोलर मास आएगा 18, 16 + 2, और उसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 2, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इतने ग्राम में कितना हाइड्रोजन है। इस ढंग से आपको कार्बन हाइड्रोजन का मास मिलेगा। तो मैंने बता दिया, बाकी रेस्ट यहाँ पे मैंने कर दिया है। पहला 44 ग्राम, इसे CO2 के लिए कैलकुलेशन करें, 44 ग्राम CO2 हैज़ 12 ग्राम कार्बन, तो इतना ग्राम जो दिया हुआ है मैं इसमें कितना ग्राम होगा, तो 12/44 इंटू दिस यूनिटरी मैथड से इतना ग्राम आ गया। सेम कैलकुलेशन फॉर द H2O, 18 ग्राम H2O हैज़ 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो इतना ग्राम H2O में कितना होगा, तो ये फिर से यूनिटरी मैथड से हमने फाइंड कर लिया, इट इज़ दिस मच ग्राम। तो अब आप खुद कर लो, दोनों के मास आ चुके हैं, हाइड्रोजन के और कार्बन के, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, टोटल में से कार्बन हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना ग्राम आ गया। अब जब ये इतना ग्राम आ चुका है और टोटल इतना था, तो परसेंटेज निकालना आसान है। ऑक्सीजन का मास ऊपर रखो, टोटल मास को नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, इट इज़ 46%। एकदम सिंपल। हर चीज़ में आपको करना क्या है, यू हैव टू गो फॉर द प्लानिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। अगर आप प्लान नहीं कर पाए, देखो केमिस्ट्री में हाईली प्रिडिक्टेबल, आप देखते ही प्लान कर सकते हो। मैथ्स वगैरह में तो 2-3 लाइन 4 लाइन करने के बाद पता चलता है, बट केमिस्ट्री में देखा, प्लान किया, इसीलिए बहुत स्कोरिंग होती है। इफ़ एनीबडी इज़ लूजिंग केमिस्ट्री, ही इज़ लूजिंग actual mains result, he or she is losing actual mains result by chemistry. Anything less than 80 is not acceptable, मतलब ही नहीं, क्योंकि कितना स्कोर होता है, बहुत इजीली होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है N2 and 3H2 2NH3 दोनों का मास दे दिया है। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट of the reaction and number of moles of ammonia formed
रिस्पेक्टिवली आर। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक ही कैलकुलेशन लगेगी कि इसको मोल्स निकालना होगा आपको। मोल्स के लिए इसको आपको इसके मोलर मास से, जैसे इस केस में आपको 28 से डिवाइड करना होगा, N2 का मोलर मास 28, और इस केस में आपको H2 का मोलर मास 2 आएगा। देखो इस कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखना, बहुत बार स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे कुछ नहीं भाई, इसके एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है मोलर मास, एक मॉलिक्यूल का, तो वो होगा 2। तो इस तरीके से दोनों के मोल्स आएंगे। इस कैलकुलेशन को करके फिर लिमिटिंग निकाल लो। लिमिटिंग का मतलब इसके मोल्स के लिए कितना H2 का मोल चाहिए ये पता कर लो, और जो दिया हुआ मोल्स अगर वो ज़्यादा आए तो ये लिमिटिंग, अगर वो कम आए तो ये लिमिटिंग। जो लेस हो जाता है ना, एक के बेसिस पे दूसरे का कैलकुलेशन करो, तो दूसरे का जो गिवन क्वांटिटी है आपके कैलकुलेटेड क्वांटिटी से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो लिमिटिंग नहीं होगा। और अगर आपने कैलकुलेशन किया और जो गिवन क्वांटिटी उससे कम है तो इसका मतलब वही लिमिटिंग होगा, क्योंकि वही पहले ख़त्म होगा। तो ये लिमिटिंग निकालना है और उसके बेसिस पे फिर आपको अमोनिया का कैलकुलेशन करना है। मान लो सपोज़ करो, अभी मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूँ। ये आ रहा है 2.5 मोल्स, ये इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.8 कह देता हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है 0.9 भी आ जाइए, 0.8 कह दिया। तो अब आप खुद देखो, इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए, तो 0.8 के लिए बहुत क्लोज दिया है, 0.8 के लिए 0.24 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, तो बहुत क्लोज आ रहा है। मान लो अभी जो मैंने डेटा लिया, सपोज़ करो यही करेक्ट है एग्जैक्ट, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, 0.9 हो जाए तो गेम चेंज हो जाएगा। तो 0.8 3 ज़ा 2.4, 2.4 मेरी कैलकुलेशन से आ रहा है, बट है 2.5। इसका मतलब है कि N2 लिमिटिंग होगा, क्योंकि ये जो मेरी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है उससे ये ज़्यादा है, तो N2 लिमिटिंग होगा। तो फिर मैं निकालूंगा 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया, तो 0.8 मोल N2 से 1.6 मोल अमोनिया, और इस तरीके से हमें मोल्स ऑफ अमोनिया पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको कर नहीं रहा, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इट इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशन दैट यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, इसके बेसिस पे आपको करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं 11th पे। कंसिडर, एक मिनट, हाँ, कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ, द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम KNO3। भाई इसका 110 ग्राम आपको बनाना है, उसके लिए HNO3 का कितना ग्राम चाहिए ये आपसे पूछा गया। फिर से मोल कॉन्सेप्ट, हम इसका मोल्स निकालेंगे, ठीक है, KNO3 का, उसके लिए इसका मोलर मास को से इसको डिवाइड कर, इसको हम इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और फिर कहेंगे इसके 3 मोल से इसके लिए इसका 4 मोल चाहिए, 3 मोल के लिए 4 मोल, तो इतने मोल के लिए कितना मोल्स, और फिर HNO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल देंगे। सिंपल कैलकुलेशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा मेरे बताने लायक नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मोलर मास मैंने KNO3 का पहले निकाल दिया 101, और इस तरीके से 110 ग्राम गिवन था, तो 110 को मैंने 101 से डिवाइड किया, इस तरह से मेरे पास मोल्स आ गए KNO3 के। अब बैलेंस इक्वेशन बता रहा है 3 मोल के लिए 4 मोल चाहिए, तो 3 मोल KNO3 के लिए 4 मोल HNO3 चाहिए, तो 110/101 के लिए कितना चाहिए होगा, 4/3, वही 1 के लिए 4/3, इतने के लिए 4/3 इंटू दिस मच मोल्स। तो मास ऑफ HNO3 कितना आएगा, ये मोल्स आ चुका है HNO3 का, इसको हमने मोलर मास ऑफ HNO3 से मल्टीप्लाई कर दिया 63 से। ये कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 12th पे आते हैं। ये कह रहा है कार्बन, ये दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60% इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO, 60% CO में गया, इसका मतलब CO2 में 40% गया, एंड रिमेनिंग कन्वर्टेड टू द CO2, देन हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 kg, यहाँ पे दे रखा 0.6 kg ऑफ कोल इज बर्नड इज। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो इतना ग्राम जो कोल है, पहले तो चेन बनाता हूँ, इतना ग्राम सॉरी इतना केजी जो कोल है इसका 60% वही एक्चुअल में कार्बन है, ठीक है, क्योंकि प्योरिटी इसकी 60% है। तो इतना जो दिया हुआ है इसमें इम्प्योरिटी है, तो पहले इसका 60% निकालेंगे, वो हमारे पास कोल होगा, उसका 60% CO में जाएगा, उसका 40% CO2 में जाएगा, यही चेन है, ठीक है। तो देखो पहले उस चेन को मैं समझा देता हूँ। इतना केजी था, उसको मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, इतना ग्राम था, इसका 60% लिया तो 360 ग्राम आया, ये एक्चुअल में हमारे पास टोटल कार्बन है। अब इस कार्बन का 60% इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो इसका हमने 60% निकाला, तो ये मास आ रहा है 216 ग्राम, 216 ग्राम, ओके। और इसका जब मैं 40% ले रहा हूँ तो ये आ रहा है इतना ग्राम, तो ये हमारे पास आ चुका है भाई दोनों का मास।
अब बहुत सिंपल है, अब मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया है। इसको देखो, ये कह रहा है कार्बन का, आपको पता है यहाँ पे 1 मोल लिया है। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम। मास के टर्म में बात करें तो 1 मोल से इतना जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी दूसरे लैंग्वेज में 12 ग्राम से इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और इस केस में सेम चीज़, 12 ग्राम से 100 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों के लिए हमारे पास मास आ चुका है। ठीक है, तो वही मैंने किया कि 12 ग्राम से 400 किलो जूल, तो 1 ग्राम से 400/12 किलो जूल। तो इसीलिए 144 से कितना, 400/12 इंटू 144, यानी इससे निकलने वाली हीट ये होगी। इससे निकलने वाली हीट क्या होगी, तो 100/12 इंटू 216, इससे निकलने वाली हीट ये होगी। और इस तरीके से जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। सेम चीज़, 12 ग्राम से 100, तो 1 से निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये कर आके इतना आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट कह रहा है 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कंपाउंड एक्स ऑफ मोलर मास 92 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास दे दिया है, गेव इतना ml ऑफ H2 एट STP। ठीक है, H2 का भी हमें STP पे वॉल्यूम दे दिया है। द नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्स। देखो पहले तो पॉलीहाइड्रिक है, यानी इसमें बहुत सारे OH हैं, बहुत सारे OH हैं, और यही सारे H हट के H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सब H हट के H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल एक ही कैलकुलेशन है कि टोटल नंबर ऑफ H निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, इतना ग्राम, इतना मिलीग्राम है, इससे हमारे पास इतना H2 आ रहा है। तो इतने ग्राम में, क्योंकि मोलर मास में 1 मोल में ही आप निकालोगे ना टोटल नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट कितना है, तो वो 1 मोल पे निकलेगा, यानी 92 ग्राम पे निकलेगा। तो पहला काम क्या करना होगा कि 1.84 मिलीग्राम, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम्स, इसमें कितना H2 है, तो 1.344, ये वॉल्यूम हुआ। इसको 22,700, क्योंकि न्यू कन्वेंशन में 22.7 हो गया STP पे वॉल्यूम, इतना मोल्स H2 प्रोड्यूस कर रहा है। कितना ग्राम से, तो 92 ग्राम से कितना होगा भाई, यूनिटरी मेथड, ये डिनोमिनेटर में जाएगा इंटू 92, तो 1.344/22700 इंटू 92, इतना मोल H2 आ गया। बस ये जो मोल H2 आया यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ H हाइड्रोजन्स, अच्छा ये इसका डबल, ये एक्चुअल में H2 आया है तो इसका डबल करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जहाँ तक मुझे लग रहा है पूछना चाह रहा है, द नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन एटम ही होगा ना। एल्कोहलिक हाइड्रोजन जैसे ऐसे हैं, ऐसे 2 OH अगर होते तो हम कहते हैं 1 और 2, यानी एटम के टर्म में बात करेंगे। तो ये जो आएगा ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल आया है। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इसीलिए फाइनली इस रिजल्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, और इस ढंग से फिर मैं आगे भी सारे वीडियोस थियोरी के बनाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस ईयर, अभी तक तो मैं सिर्फ JEE मेंस के PYQ से मैंने कहानी को शुरू की थी, अब सारी चीज़ें कंप्लीट, और इस ईयर के नवंबर तक। ठीक है, ये मेरा एकदम 100% कमिटमेंट है। तो अगर आप उसको ऑनेस्टली फॉलो करोगे मेरे चैनल को, तो आपको केमिस्ट्री में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।